काफिले के दरमियान या पूरे रास्ते के दरमियान कुछ जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की छटा भी देखने को मिलेगी, जहां पर कर्नाटक की परंपरागत शैली देखने को मिल सकती है। और ये विजय संकल्प यात्रा का जिक्र हुआ था, जिसकी शुरुआत पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की थी। और विजय संकल्प रथ के तौर पर एक तरीके से बीजेपी के इस चुनावी वैतरणी को पार लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विजय रथ पर सवार होकर मैसूरू के पैलेस के दक्षिणी गेट से अपने इस रोड शो की शुरुआत करते हुए, और कल की तरह आज भी बड़ी संख्या में जैसे ही प्रधानमंत्री के इस यात्रा की शुरुआत हुई है, लोगों ने पुष्प वर्षा शुरू कर दी है। फूलों के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत इस्तकबाल होने लगा है। और कल भी हमने देखा बेंगलुरु में और आज भी मैसूरू की ये तस्वीरें, प्रधानमंत्री पर फूल एक तरीके से बरसाते हुए तमाम बड़ी संख्या में मौजूद यहाँ पे लोग। और आकलन इस बात का भी है कि लगभग 1 लाख लोग आ सकते हैं। हमारी सहयोगी आयशा खानम भी इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है। आयशा, कर्नाटक की सियासी तमाम बातों को जमीनी स्तर से लंबे समय से कवर करती रही हैं और हर एक बात को बेहतरी से समझती हैं। आयशा, अगर बात की जाए तो मैसूरू का ये रोड शो ओल्ड मैसूरी रीजन के लिहाज से, राजनीति के लिहाज से देखा जाए या वर्तमान विधानसभा चुनाव की परिपाटी के लिहाज से देखा जाए, क्या एक बड़े बदलाव के तौर पर आज का ये रोड शो? आयशा जी हाँ, बिल्कुल अरेंद्र, ये रोड शो बहुत अहम है ओल्ड मैसूर रीजन के लिहाज से देखा जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो इस वक्त शुरू हुआ है मैसूर में। मैसूर जो कर्नाटक की सांस्कृतिक राजधानी मानी जाती है और राजनीतिक तौर पे देखा जाए तो मैसूर बहुत ही अहम है इस चुनाव में, और हर चुनाव में अहम होता है क्योंकि करीब 55 सीटें हैं इस क्षेत्र में और तमाम पार्टियों की नजर इस पर हमेशा लगी रहती है। और हर बार यही कहते हैं कि इस क्षेत्र में वकलीगा जाति डोमिनेटेड क्षेत्र है, तो ये ज्यादातर जेडीएस और कांग्रेस जाता है। लेकिन ये बहुत दिलचस्प बात है कि मैसूर की जो लोकसभा सीट है वो बीजेपी के पास है। बीजेपी के सांसद प्रताप सिम्हा, जो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस विजय रथ पर सवार है, प्रताप सिम्हा और उनके दूसरे जो अन्य बीजेपी के साथी हैं, तो ये बहुत ही दिलचस्प इक्वेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। बीजेपी, जेडीएस और कांग्रेस हमेशा से ये कहते रहे हैं कि ये कांग्रेस का गढ़ है और बीजेपी का गढ़ है, लेकिन दिलचस्प बात जब हम देखें लोकसभा सीट बीजेपी के पास है, तो ऐसे में बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि इस क्षेत्र में तमाम विधानसभा जो असेंबली सीट हैं, असेंबली सेगमेंट्स हैं, उन पर जीत हासिल कर सके। देखिए, बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने लगातार इस क्षेत्र में काम किया है। लगातार उनकी तैयारी जो है पिछले 6 महीने या 7 महीने से शुरू हो चुकी थी इस क्षेत्र में। उन्होंने यहाँ पर करीब 35 सीटों का एक टारगेट दिया है पार्टी को, और ये मानकर चल रहे हैं कि अगर इस क्षेत्र में 35 सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब होती है तो बीजेपी के लिए राज्य में एक स्टेबल, एक स्थिर सरकार बनाने में बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हर भाषण और अपनी हर पब्लिक रैली में यही कह रहे हैं कि अब की बार बीजेपी की स्थिर सरकार। तो बीजेपी नहीं चाहती कि किसी तरह की संख्या की कमी हो और दूसरी पार्टियों पर निर्भर करना हो, जेडीएस का सहारा लेना पड़े। आयशा, आप जो बनाने में बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हर भाषण और अपनी हर पब्लिक रैली में यही कह रहे हैं कि अब की बार बीजेपी की स्थिर सरकार। तो बीजेपी नहीं चाहती कि किसी तरह की संख्या की कमी हो और दूसरी पार्टियों पर निर्भर करना हो, जेडीएस का सहारा लेना पड़े। आयशा, आप जो बात कह रही हैं आयशा, बेहद महत्वपूर्ण है कि इस बार बीजेपी की स्थिर सरकार, क्योंकि हमने आज की प्रधानमंत्री की जो चुनावी रैलियां हैं उसमें हमने साफ तौर से देखा, प्रधानमंत्री ने कहा कि कर्नाटक को दशकों तक जोड़ तोड़ की सियासी राजनीति का सहारा के माध्यम से चलना पड़ा और इस वजह से एक बहुत विकसित तरीके से काम हो पाने में दिक्कतें आती रही हैं और शायद इसीलिए स्थिर सरकार को लेकर लगातार प्रधानमंत्री का आज दिन भर जोर रहा है। आयशा जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ये जरूरी है कि बीजेपी का नारा ही डबल इंजन सरकार है और बीजेपी इस लक्ष्य को लेकर चल रही है कि राज्य में भी बीजेपी की सरकार हो और केंद्र में भी जो इस वक्त बीजेपी की सरकार है, तो दोनों सरकार मिलकर कर्नाटक में जो विकास की शुरुआत हुई है, इस विकास की जो यात्रा है, इस विकास को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो बीजेपी कर्नाटक में इस चुनाव में हर बार प्रचार में यही कह रही है कि डबल इंजन सरकार बेहद जरूरी है। डबल इंजन सरकार के लिए स्थिर सरकार बनाना जरूरी है। देखिए, जेडीएस हमेशा से जब भी चुनाव होता है कर्नाटक में
15 या 20 सीटों का अपना लक्ष्य बना लेता है और जेडीएस का कहना होता है कि वो किंग मेकर बनेंगे। तो इस पर भी प्रधानमंत्री ने आज टिप्पणी की चन्नपटना की रैली, पब्लिक रैली में। और प्रधानमंत्री ने कहा कि कैसे जेडीएस 15-20 सीटों का लक्ष्य रखकर अपने परिवार के लिए ये जोड़ तोड़ की राजनीति करना चाहता है और किंग मेकर बनने का सपना देखता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री ने जेडीएस को कांग्रेस की बी टीम भी कह दिया। तो ये प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र के लोगों को आगाह किया कि अगर इस तरह के 15-20 सीटों के लिए कोई जोड़ तोड़ के लिए किंग मेकर बनना चाहता है तो उसकी जो मंशा है वो राज्य के विकास की ओर नहीं बल्कि अपने परिवार के विकास के लिए होती है। तो प्रधानमंत्री की ये जो आज का जो चन्नपटना में जो जोरदार भाषण रहा, जो जोरदार संबोधन रहा, उससे काफी लोग प्रभावित हुए। और प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री ने यहाँ पर रोड शो तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ प्रधानमंत्री का बहुत ही दिलचस्प कनेक्ट जो है लोगों के साथ पब्लिक रैली में भी देखने को मिल रहा है, जहाँ पर प्रधानमंत्री बीच बीच में कन्नड़ भाषा में लोगों के साथ। आयशा, आप जो कनेक्ट की बात कर रही हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। मैं ऐसी कनेक्ट को समझना चाहता हूं क्योंकि प्रधानमंत्री को एक तरीके से जब वो कर्नाटक में मौजूद हैं उनको परंपरागत शैली के तौर पर उनका स्वागत किया गया। हमने वो तस्वीरें भी अभी देखी और इस वक्त प्रधानमंत्री को एक कन्नड़ा जो परंपरागत शैली है उसके तहत जो एक टोपी है या पगड़ी है वो उनको पहनाई गई है और सहर्ष उन्होंने उसको स्वीकार किया और लगातार अपने सर पर उसको एक रखकर वो इस रोड शो में आगे चल रहे हैं। ये भी एक अपने आप में कनेक्ट है, जहां कन्नड़ बोलते हैं वहीं कन्नड़ विरासत को भी खुशी खुशी उसको अपने ऊपर धारण करने में वो खुशी महसूस करते हैं। ये पगड़ी भी उसका परिचय है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैसूर जैसे कि मैंने बताया सांस्कृतिक नगरी है, सांस्कृतिक राजधानी है कर्नाटक की, और यहाँ का कल्चर जो है पूरे राज्य के कल्चर का एक रिफ्लेक्शन है। और ये जो मैसूर पेठा है, इस पगड़ी को मैसूर पेठा कहा जाता है। इस क्षेत्र के जो वड़ियर राजघराने थे, उस राजघराने के राजा महाराजाओं को ये पेठा पहनते थे वो लोग। लेकिन कर्नाटक में एक कल्चर है, यहाँ पर मेहमान को इस पगड़ी से, इस पेठा से मेहमानों का स्वागत किया जाता है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री को पेठा के साथ साथ उन्हें मैसूर पाक भी उन्हें खिलाया गया है। देखिए, मैसूर पाक बहुत ही मशहूर मिठाई है मैसूर की, और यहाँ जब कोई भी मैसूर आता है तो मैसूर पाक खाए बगैर नहीं जाता। तो जाहिर है बीजेपी के कार्यकर्ता ये कोशिश कर रहे हैं कि जीत से पहले प्रधानमंत्री को मिठाई यानी मैसूर पाक चखाया जाए और मैसूर पाक से उनका स्वागत भी किया है। तो अब ये काफिला जो है आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और आगे बढ़ते हुए ये KR सर्कल तक पहुंचेगा। और मैसूर के करीब 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, चामराजा और कृष्ण राजा, इन दोनों इलाकों को कवर करते हुए आगे बढ़ेगा। तो प्रधानमंत्री इस क्षेत्र के देखिए, प्रधानमंत्री कुछ ही समय पहले मैसूर आए थे और मैसूर से सटे बंडीपुर आए थे, जहां पर टाइगर सेंसस पर रिपोर्ट जारी की गई थी। और फिर प्रधानमंत्री ने काफी वक्त बिताया बंडीपुर में, जो मैसूर से बहुत करीब है, और उन्होंने बाद में संबोधन भी किया और वाइल्ड लाइफ पर भी उन्होंने लोगों को संबोधित किया था। तो प्रधानमंत्री लगातार मैसूर से एक संपर्क, एक कनेक्ट बनाए हुए हैं। और इस वर्ष भी प्रधानमंत्री, पिछले साल भी प्रधानमंत्री ने जो वर्ल्ड योगा डे के दौरान मैसूर पैलेस के सामने योगा किया था, यहाँ के लोगों के साथ मिलकर वर्ल्ड योगा डे का सेलिब्रेशन यहाँ पर किया था। तो प्रधानमंत्री का एक कनेक्ट बन चुका है मैसूर के साथ, और ये ओल्ड मैसूर रीजन में काफी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। और जाहिर है ये बदलाव प्रधानमंत्री की इस तरह की रोड शो और रैलीज के जरिए यहाँ पर जरूर वोटिंग के पैटर्न में बदलाव लाएगा। बिल्कुल, और ये तस्वीर